आज हम आपका 5वां यूनिट पढ़ेंगे, कठोर एवं मृदु अम्ल क्षार। हम सारे लोगों ने पिछले सालों में अम्ल क्षार के कई सिद्धांत पढ़े हैं, है ना। जैसे हम लोगों ने पढ़ा पहला सिद्धांत अर्हीनियस का सिद्धांत। अर्हीनियस ने कहा कि भाई जलीय विलयन में जो पदार्थ H+ दान करे वो अम्ल और जो OH- दान करे वो क्षार। ये अर्हीनियस का था। इसके बाद आया ब्रॉन्स्टेड लॉरी का सिद्धांत। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने कहा कि जो H+ दे वो अम्ल और जो H+ ग्रहण करे वो क्षार। प्रोटॉन दाता अम्ल, प्रोटॉन ग्राही क्षार। ये था ब्रॉन्स्टेड लॉरी। तीसरा है लुईस का, लुईस अम्ल क्षार। मूल रूप से हमने ये तीन को ध्यान दिया था। लुईस ने कहा इलेक्ट्रॉन युग्म दाता क्षार है, इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने वाला अम्ल होता है। इसके अलावा लक्स फ्लड धारणा थी आपकी। एक दो और धारणाएं थी। इन्हीं आधार के बाद बाद में अभिक्रियाओं में मूलक किस तरीके से जुड़ते हैं तो समझने के लिए अम्ल क्षार की एक और कैटेगरी विकसित की गई। उसके पहले हम धातुओं और अधातुओं को पढ़ लें, ठीक है ना। किसी संकुल में, क्योंकि आप संकुल पढ़ रहे हैं पूरा का पूरा, किसी संकुल में अगर आप देखें तो दो हिस्से होते हैं। संकुल बनता है धातु आयन से या धातु से और लिगेंड से। लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, इसलिए लिगेंड क्या है, क्षार है। जबकि धातु आयन इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करता है, इसलिए लुईस के अनुसार ये क्या होगा, अम्ल। तो पहले तो ये समझ लें कि जब हम धातु कहते हैं इसका मतलब ही है कि हम बात कर रहे हैं अम्ल की। जब हम लिगेंड बोले तो वो क्षार है। आपके में एक प्रश्न आता है कि समझाइए धातु संकुल में धातु अम्ल की तरह और लिगेंड क्षार की तरह कार्य करता है। आपको लुईस की परिभाषा देनी है और उसके बाद समझा देना है कि संकुल निर्माण करते समय लिगेंड धातु आयन को इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके उपसंयोजक बंध बनाता है, तो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता क्षार होगा। धातु आयन लिगेंड से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही अम्ल होता है। ये हो गया आपका। अब धातुओं का वर्गीकरण किया गया अवर्ग के धातु, अवर्ग के धातु। अवर्ग में रखा गया क्षार धातुओं को, क्षार व क्षारीय मृदा धातु। तो पहले तो दो चीजें क्लियर कि क्षार व क्षारीय मृदा धातु को रखते हैं। इसके अलावा उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में हल्के संक्रमण तत्व, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में हल्के संक्रमण तत्व, जैसे टाइटेनियम +4 की अवस्था में, +3 की अवस्था में, है ना, इस तरह से। तो इसके बाद आता है ब वर्ग के धातु। दूसरा आप दें ब वर्ग के धातु। ब वर्ग में अब क्षार और क्षारीय मृदा तो खत्म हो गए, बचे कौन, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाला भी हो गया,
तो बचा निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में भारी संक्रमण धातु। पहली बात तो पूरा भारी संक्रमण तत्व बच गया, तो भारी संक्रमण धातु और निम्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में हल्के संक्रमण, ये हो गया। अब आते हैं लिगेंड को रखने की बात। तो लिगेंड में भी अवर्ग के लिगेंड, अवर्ग के लिगेंड कौन कौन है? जो अवर्ग के धातुओं से संयुक्त हो वो अवर्ग के लिगेंड, और ब वर्ग के लिगेंड जो ब वर्ग के धातुओं से संयुक्त हो वो ब वर्ग के लिगेंड। तो ये सरल क्लासिफिकेशन हुआ। इस सरल क्लासिफिकेशन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब हम कठोर और मृदु अम्ल क्षार की परिभाषा लिख लेते हैं पहले। और यहां लिखते हैं कठोर अम्ल। तो मृदु कहा गया, इनका परमाणु आकार बड़ा होता है, पहली बात। परमाणु आकार बड़ा होगा। इनका क्या उल्टा करते जाओगे सहूलियत होगी। इनमें जो परमाणु होगा वो सामान्यतः एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रखता है। ये नहीं, अभी उदाहरण से बात क्लियर हो जाएगी। इसके बाद ये अक्रिय गैस विन्यास नहीं रखते। विन्यास नहीं, इनका होता है, अक्रिय गैस विन्यास होता है, ठीक है। इसके बाद ये उच्च ध्रुवणीयता रखते हैं, ध्रुवीयता, पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। या इसको ऐसा कहूं, ध्रुवण क्षमता कम होती है। ध्रुवण क्षमता कम, यहां क्या होगी? अधिक। पांचवा, ध्रुवीयता अधिक, यहां ध्रुवीयता कम। ध्रुवणीयता का, ध्रुवण क्षमता का मतलब दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना, और ध्रुवीयता का मतलब होता है अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे की ओर दे देना। तो चूंकि इनका आकार बड़ा है, ये दूसरे के इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पाते, इन्हीं का दूसरा कोई खींच लेता है, ठीक है ना। अब इसके बाद इनकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। विद्युत ऋणात्मकता कम, इनकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। ये कम सक्रिय हैं, ये अधिक सक्रिय हैं। कम क्रियाशील, अधिक क्रियाशील। तो इस तरीके से आप मृदु अम्लों को देख लेते हैं। कुछ उदाहरण ले लेते हैं हम। मृदु अम्ल में कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर प्लस सिल्वर प्लस गोल्ड प्लस, इसके अलावा मरकरी +2, प्लेटिनम +2, कम आवेश वाले, ज्यादा आवेश नहीं। और अगर ज्यादा आवेश है तो हल्के तत्व होने चाहिए, भारी तत्व होने चाहिए, ठीक है ना।
प्रबल कठोर में कौन कौन है? तो कठोर में सारे क्षार धातु आ जाएंगे, लिथियम आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा, पोटेशियम आ जाएगा, आयरन +3 आ जाएगा, ठीक है ना। Fe+3 है, एल्यूमिनियम +3 है, इस तरीके से। ये इसके उदाहरण है, स्क्रीनशॉट ले लें। फंडामेंटल 2 लाइनें याद रखें। परमाणु आकार बड़ा होता है, ध्रुवण क्षमता कम होती है, विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। ये 3 बिंदु कम से कम समझने के लिए काम आएगा। अब आते हैं हम मृदु क्षार और कठोर क्षार, बिल्कुल सेम है। अब हम अंतर कर लें भाई, मृदु क्षार क्या है, कठोर क्षार क्या है। क्षार वो जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है। तो मृदु क्षार में क्या है, मृदु क्षार में भी यहां पे गुण सेम होंगे। पहला, परमाणु आकार बड़ा होता है, यहां परमाणु आकार छोटा होता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु उच्च आवेश रखते हैं। दूसरा, उच्च ऋणावेश, भाई दाता है तो ऋणावेश ही होगा, और यहां निम्न ऋणावेश होगा। नेक्स्ट पॉइंट है ये तीसरा, आसानी से ध्रुवित हो जाते हैं। आसानी से ध्रुवित नहीं होते हैं, कठिनाई से ध्रुवित होते हैं। इसके बाद ये कम विद्युत ऋणात्मक है, जैसा कि हमने पढ़ा था। अच्छा, जब हम कहते हैं कम विद्युत ऋणात्मक, तो इसका मतलब है क्षारों में कम विद्युत ऋणात्मक। इसकी तुलना आप अम्लों से ना करने लगना, ठीक है ना। ये उच्च विद्युत ऋणात्मक होते हैं, ये कम सक्रिय होते हैं, ये अधिक सक्रिय धातु हैं। कम सक्रिय अधातु, ये अधिक सक्रिय अधातु। तो ये कुछ खास बातें हैं। कुछ उदाहरण लेते हैं हम। मृदु क्षार के रूप में क्या क्या है? मृदु क्षार के रूप में है आपका आयोडीन, साइनाइड, इसके अलावा एल्किल समूह अगर ऋणावेशित है तो सल्फर है आपका 2- के रूप में। कॉमन में देख लें तो CH3- भी इसी में आता है। इसके बाद इसमें कौन कौन है? तो इसमें आपका OH- है, फ्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरीन और क्लोरीन। ये तुलना करने में आएगा, ये ध्यान रखेंगे, ये तुलना करने में आपको मिलेगा। ऑक्सीजन -2 में है, C2O4 -2 में है, आदि ढेर सारे हैं। कोई 5-6 उदाहरण आप लिख दिया करें, नोट कर लें। अच्छा, इसके बाद अगर हम हैलोजन तत्वों की बात करें, क्योंकि हैलोजन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ना लवण निर्माण करने में। बेहद महत्वपूर्ण समूह कौन सा है? हैलोजन। हैलस वर्ड ही लवण से आता है, तो लवण निर्माण करने वाला समूह ही है वो। तो हम यहां देखते हैं कि हमारे पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आप जानते हैं कि अगर हम कठोरता की बात करें तो फ्लोरीन सबसे कठोर है, क्लोरीन उसके बाद, ब्रोमीन उसके बाद, आयोडीन उसके बाद। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये कठोर हैं और ये मृदु क्षार कहलाते हैं। इतना पढ़ने का क्या है?
मेन चीज आते हैं, पियर्सन का कठोर और मृदु अम्ल क्षार सिद्धांत। इसको हम HSAB सिद्धांत भी कहते हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी। बड़ा सरल है। 40 वर्ष की उम्र में अपने अनेक अध्ययनों के बाद पियर्सन ने यह बताया कि कठोर अम्ल कठोर क्षार के साथ और मृदु अम्ल मृदु क्षार के साथ यौगिक बनाते हैं। कठोर अम्ल कठोर क्षार के साथ व मृदु अम्ल मृदु क्षार के साथ स्थायी यौगिक बनाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि कठोर और मृदु आपस में नहीं बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं, लेकिन वो तुलनात्मक रूप से कम स्थायी होता है। तो ऐसा अध्ययन उन्होंने कैसे किया? उन्होंने देखा कि प्रकृति में कुछ धातु कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं, सल्फेट के रूप में, कुछ सल्फाइड के रूप में, कुछ ऑक्साइड के रूप में, कुछ अलग अलग फॉर्म में पाए जाते हैं। तो ऐसा कैसे है? इसका मतलब सभी धातु एक ही तरह के आयन से नहीं जुड़ते, अलग अलग आयनों से जुड़ के स्थायी यौगिक बनाते हैं। तब उन्होंने ये जब चेक किया तो पाया कि कठोर अम्ल कठोर क्षार के साथ स्थायी यौगिक बनाएगा, मृदु अम्ल मृदु क्षार के साथ स्थायी यौगिक बनाएगा। कठोर अम्ल मृदु क्षार के साथ या मृदु अम्ल कठोर क्षार के साथ यौगिक तो बनाएगा, पर वो अपेक्षाकृत कम स्थायी होता है। ये फंडामेंटल लाइन है आपकी। और अगर इतना आप समझ गए तो चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है ना? पर ऐसे नहीं, अपन इसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे जो आपसे अलग अलग प्रश्न के रूप में आते हैं। तो इसका अनुप्रयोग क्या है? पहला अनुप्रयोग है संकुल यौगिकों का स्थायित्व। नियम यही रहेगा, संकुल यौगिकों का स्थायित्व। अब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि मान लो COF6 स्थायी है और COI6 अस्थायी है। और COI6 बनता तो है और सेम है, देखो -3 है, ये अस्थायी है या कम स्थायी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोबाल्ट यहां CO+3 ये कठोर अम्ल है और फ्लोराइड F- कठोर क्षार है। तो चूंकि हेक्साफ्लोरोकोबाल्टेट में कोबाल्ट+3 कठोर अम्ल और फ्लोराइड कठोर क्षार है, तो HSAB सिद्धांत के अनुसार कठोर अम्ल और कठोर क्षार स्थायी यौगिक बनाएंगे। जबकि हमने अभी अभी पढ़ा कि CO+3 कठोर क्षार है, कठोर अम्ल। I- के बारे में हम पढ़ चुके कि ये क्या है, कठोर नहीं है, मृदु क्षार है। तो नियमानुसार कठोर अम्ल मृदु क्षार के साथ अस्थायी संकुल बनाएगा। समझा दिया आपने इस बात को, खत्म हो गया आंसर। ठीक इसी तरीके से Ag+ सिल्वर जो है फ्लोराइड के साथ मिलके
AgF बनाता तो है पर ये कम स्थायी है। क्यों? क्योंकि Ag प्लस मृदु क्षार, मृदु अम्ल है, और F माइनस कठोर क्षार है। तो मृदु और कठोर कभी स्थायी नहीं बनाएंगे, कम स्थायी बनाएंगे। जबकि यही Ag प्लस I माइनस के साथ AgI बनाता है तो ये काफी स्थायी होता है। कारण ये मृदु है अम्ल और ये भी मृदु है क्षार। तो मेरा ख्याल है इतने से आपको फंडामेंटल आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से आंसर लिखना है। मैं कुछ और आपको बताता हूं। समान लिगेंड वाले संकुलों का स्थायित्व हो गया। इसके बाद भिन्न लिगेंड वाले संकुलों के स्थायित्व के बारे में बात कर सकते हैं। द्विअपघटन क्रिया की व्याख्या एक बढ़िया सा है आपका इसमें अगला अनुप्रयोग। द्विअपघटन, द्विअपघटन की व्याख्या के लिए हम यहां लेते हैं लिथियम आयोडाइड और सीजियम फ्लोराइड। लिथियम आयोडाइड और सीजियम फ्लोराइड की क्रिया जब आप कराते हैं तो ये आराम से लिथियम फ्लोराइड बना लेता है और सीजियम आयोडाइड। आसानी से ये क्रिया हो गई। आसानी से कोई क्रिया तब होती है जब अभिकारक क्रियाशील यानी कम स्थायी होता है और उत्पाद ज्यादा स्थायी होता है। बिल्कुल देखें, लिथियम यहां Li प्लस के रूप में है जो कि कठोर अम्ल है, I माइनस मृदु क्षार है। तो इसका मतलब हुआ लिथियम आयोडाइड कम स्थायी होगा क्योंकि एक हिस्सा कठोर और दूसरा मृदु है। सीजियम मृदु अम्ल है, फ्लोराइड कठोर है, ये भी नहीं होगा स्थायी क्योंकि एक हिस्सा मृदु है और दूसरा कठोर। तो इसलिए द्विअपघटन में ये एक दूसरे के आयन को एक्सचेंज कर लेते हैं। लिथियम कठोर अम्ल है, फ्लोराइड कठोर क्षार है, स्थायी यौगिक बनेगा। सीजियम मृदु अम्ल है, आयोडीन मृदु क्षार है, स्थायी यौगिक बनेगा। तो द्विअपघटन इसी तरीके से होता है। द्विअपघटन की क्रिया में जो यौगिक भाग लेते हैं वो अपेक्षाकृत कम स्थायी होते हैं क्योंकि उनमें अम्लीय हिस्सा मृदु, क्षारीय हिस्सा कठोर या अम्लीय हिस्सा कठोर, क्षारीय हिस्सा मृदु होता है। कठोर हिस्सा कठोर के साथ और मृदु हिस्सा मृदु के साथ जुड़ जाता है। ठीक है। उभयदंती लिगेंडो युक्त आयनों में बंध की प्रकृति की व्याख्या एक बहुत बढ़िया सा है। हम एक उदाहरण लेते हैं SCN, ये है थायोसाइनेट। अगर ये सल्फर से बॉन्ड बनाता है, सल्फर के साथ बॉन्ड बनाता है तो ये एक मृदु क्षार की तरह व्यवहार करता है। लेकिन अगर ये NCS आइसोथायोसाइनेट के रूप में बंध बनाए तो अब ये कठोर की तरह व्यवहार करता है, कठोर क्षार की तरह। तो मृदु अवस्था में ये मृदु अम्लों से जुड़ेगा, जैसे प्लैटिनम +2 के साथ 2 या 4 थायोसाइनेट आयन ले लो आप।
ये बना लेता है PtSCN4। यहां ध्यान देना कि ये भी मृदु है और इस समय बंध बनाते समय ये भी कैसा है, मृदु। ये मृदु अम्ल, ये मृदु क्षार बनेगा। लेकिन जब ये N से बंध बनाएगा तो ये क्या करेगा, कोबाल्ट+3 से जुड़ेगा, ठीक है ना। कोबाल्ट+3 या कोबाल्ट+2 से जुड़ेगा और अब ये NCS तत्व से बंध बनाएगा और अब आपको मिलेगा CONCS4-, क्योंकि ये यहां कठोर की तरह व्यवहार कर रहा है और ये भी। तो उभय तंतु लिगेंड ऐसे लिगेंड जिनमें दो दाता परमाणु होते हैं लेकिन एक बार में सिर्फ एक के साथ बंध बनाता है। तो थायोसाइनाइड इसका एक बढ़िया उदाहरण है। अगर वो सल्फर से बंध बनाए तो ये क्या करेगा, ये मृदु अम्ल की तरह व्यवहार करेगा, जब मृदु क्षार की तरह। जबकि नाइट्रोजन से अगर बंध बनाए तो अपेक्षाकृत कठोर, याद रखिए ये एकदम कठोर नहीं आता है और न ही कोबाल्ट कठोर में आता है। कोबाल्ट और आइसोथायोसाइनेट ये सीमांत में आते हैं, मतलब कठोर और मृदु के बीच की स्थिति। लेकिन हम इसको कह सकते हैं कि मृदु की तुलना में ये कठोर होता है, ठीक है। उत्प्रेरकों के विषाक्त होने के कारण हमने पढ़ा हुआ है कि अगर आप प्लैटिनम उत्प्रेरक का इस्तेमाल करते हैं तो वो आर्सेनिक ऑक्साइड से विषाक्त हो जाता है। विषाक्त होने का मतलब क्रिया कर लेता है। एक्चुअल में उत्प्रेरक उन्हीं पदार्थों से विषाक्त होते हैं जिनसे वो स्थायी यौगिक बना लेते हैं। सामान्य तौर पे उत्प्रेरक अभिकारक के साथ दुर्बल बंध का निर्माण करते हैं। इसका मतलब उत्प्रेरक अगर कठोर अम्ल है तो अभिकारक क्या होता है, मृदु क्षार होता है, तो अस्थायी बंध बनता है, बनते रहता है, टूटते रहता है। लेकिन जो विष है, ऐसे पदार्थ, अगर मान लो कोई ऐसा पदार्थ उत्प्रेरक के पास आया कि हमारा उत्प्रेरक कठोर अम्ल है और कठोर क्षार आ गया तो यौगिक मजबूत बन गया, स्थायी बन गया। अब वो टूटेगा नहीं तो हमारा धातु उत्प्रेरक की तरह कार्य नहीं कर पाएगा। इस तरह से ढेर सारे उदाहरण हैं। जैसे आप देखिए मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट प्रकृति में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि ये भी कठोर है, कठोर अम्ल, ये भी कठोर क्षार है, ये भी कठोर है, ये भी कठोर है। तो हमने ये देखा कि जब कभी भी प्रकृति में ऐसे यौगिक ही स्थायी रूप में पाए जाते हैं जहां कठोर अम्ल कठोर क्षार के साथ या मृदु अम्ल मृदु क्षार के साथ क्रिया करता हो। तत्वों के जैविक एवं विश्व विज्ञान का अध्ययन, ये सब आप पढ़ते रहे। फाइनल चीज पे आते हैं, थोड़ा सा है तो फाइनल क्या है हमारा, सहजीविता, सिम्बायोसिस। बायो वाला सिम्बायोसिस पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना। सहजीविता का सिद्धांत बायो में भी पढ़ा है, थोड़ा मिलता जुलता है लेकिन रासायनिक सहजीविता। सहजीविता का सिद्धांत कहता है कि कोई मृदु अम्ल हमेशा उस केंद्र की ओर आकर्षित होता है जो पहले से मृदु क्षारों से जुड़ा होता है, या कोई मृदु क्षार पहले उस केंद्र की ओर आकर्षित होता है जो पहले से मृदु क्षारों से जुड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल, और कठोर के लिए भी यही बात है। जैसे मान लो BF3, हम ये देखते हैं कि बोरॉन से जुड़े हुए जो 3 लिगेंड हैं ये कठोर क्षार है और अमोनिया भी कठोर क्षार है। तो अमोनिया बिल्कुल आराम से बोरॉन से जुड़ जाएगा। अमोनिया को ये देखने की जरूरत नहीं कि जुड़ू कि ना जुड़ू। अमोनिया ये देखता अच्छा पहले से जुड़ा हुआ है कठोर से, मतलब कठोर के लिए अच्छा है, तो इसलिए वो आराम से जुड़ जाता है।
और बना देता है आपका एक उपसंयोजक बंध बना देता है। ठीक है। ऐसे ही अगर बोरॉन हाइड्रोजन से BH3 के रूप में जुड़ा हो तो आने वाला H- जो कि एक मृदु क्षार है, जुड़े हुए हाइड्रोजन के माइनस आयन भी क्या होते हैं, मृदु क्षार है। तो मृदु वाला मृदु के केंद्र पे आकर्षित होता है और बना लेगा HBH। तो हमने ये देखा कि आक्रमणकारी कौन है, आक्रमणकारी कठोर क्षार है। तो वो उस केंद्र पे जुड़ेगा, उस अणु से जुड़ेगा जिसका केंद्रीय परमाणु पहले से कठोर से जुड़ा हुआ है, और मृदु वाला उस केंद्र से जुड़ेगा जो पहले से मृदु से जुड़ा। ठीक है, यही सिद्धांत है आपका। अब अम्ल क्षार की प्रबलता एवं कठोरता का कारण क्या है, तो ये हमने पढ़ लिया है कि मृदु अम्ल अपेक्षाकृत कम विद्युत ऋणात्मक है, कठोर अम्ल ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है। मृदु क्षार कम विद्युत ऋणात्मक, कठोर क्षार अधिक विद्युत ऋणात्मक। इनके सिद्धांत को मैं आपको बोलूंगा कि आप रीडिंग ले लें। मैं नेक्स्ट क्लास में, मंडे को क्लास नहीं होगी आपकी, हम ट्यूसडे बात करेंगे। मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको, एक सिद्धांत केवल बता रहा हूं, विद्युत ऋणात्मकता और कठोरता एवं मृदुता। हमने ये देखा कि मृदु अम्लों की विद्युत ऋणात्मकता 1.9 से 2.5 हो सकती है, जबकि मृदु क्षारों की विद्युत ऋणात्मकता 2.1 से 1.9 से 2.54 तक, और मृदु क्षार की विद्युत ऋणात्मकता है 2.1 से 2.96 तक। अब आप देखो इनकी विद्युत ऋणात्मकता में कुछ खास अंतर नहीं। जब कुछ खास अंतर नहीं होता तो ये जुड़ के किस तरह का बंध बनाएंगे, सहसंयोजक। तो इसलिए मृदु अम्ल और मृदु क्षार मिलकर एक मजबूत सहसंयोजक बंध बनाते हैं, अतः स्थायी यौगिक बनाते हैं। कठोर वाले में क्या होता है कि कठोर वाले के बारे में अगर हम बात करें तो कठोर की विद्युत ऋणात्मकता, कठोर अम्ल की विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो है आपकी 0.7 से 1.6, और कठोर क्षार की विद्युत ऋणात्मकता है 3.44 से 3.9, 3.98 फ्लोरीन के लिए। इनकी विद्युत ऋणात्मकता में भारी अंतर है। जब विद्युत ऋणात्मकता में बहुत अंतर होता है तो सहसंयोजक बंध नहीं बनता। कौन सा बंध बनता है, आयनिक बंध बनता है। तो जब विशुद्ध आयनिक बंध बने, यानी कि विद्युत ऋणात्मकता में अच्छा खासा अंतर है, तो प्योर आयनिक बंध बनेगा। प्योर आयनिक बंध मजबूत बंध है, स्थायी यौगिक बनाएगा। विद्युत ऋणात्मकता में बहुत कम अंतर है तो प्योर सहसंयोजक बंध बनेगा। जितना प्योर सहसंयोजक बंध बनेगा उतना मजबूत बनेगा, उतना स्थायी यौगिक बनेगा। पर बीच की स्थिति ले लो, कठोर अम्ल और मृदु क्षार के बीच क्रिया हो तो विद्युत ऋणात्मकता में न तो कम अंतर है न बहुत ज्यादा अंतर है। तो जो सहसंयोजक बंध बनेगा वो न तो पूरी तरह से सहसंयोजक होगा न पूरी तरह से आयनिक होगा। हम कहेंगे आयनिक में सहसंयोजक लक्षण का मिलावट हो गया है या सहसंयोजक में आयनिक गुणों की मिलावट हो गई। इसके कारण बना हुआ यौगिक पर्याप्त स्थायी नहीं होता। तो ये ध्यान रखें, विद्युत ऋणात्मकता में जब ज्यादा अंतर होगा तो आयनिक बंध बनेगा जो कि एक मजबूत बंध है, कठोर
स्थायी यौगिक बनेगा, कम अंतर है तो सहसंयोजक बनेगा, स्थायी यौगिक बनेगा। लेकिन अगर विद्युत ऋणात्मकता का अंतर न तो बहुत कम हो न बहुत ज्यादा हो, तो न तो शुद्ध आयनिक बंध बन सकता और न ही शुद्ध सहसंयोजक। तो बना हुआ बंध ध्रुवीय प्रकृति का होता है, आधा अधूरा, है ना, आधा सहसंयोजक आधा आयनिक, जो कि अपेक्षाकृत कम स्थायी होता है या कम मजबूत होता है, इसलिए बने यौगिक कम स्थायी होते हैं। ये है आपका कठोर और मृदु अम्ल क्षार सिद्धांत का चैप्टर समाप्त होता है। यहाँ पे छोटा चैप्टर था इसलिए कवर करवाया, क्योंकि इससे पक्के तौर पे कुछ ना कुछ आता ही है। ट्यूसडे को मैं आपकी क्लास लूंगा। ट्यूसडे को हम सिलिकॉन फास्फेट के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और एक यूनिट कोशिश करेंगे कि 3-3 यूनिट खत्म करें पहले आपके पेपर्स की, ठीक है। चलिए।